अस्सलाम वालेकुम वीडियोज़, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यारे सितमगर की एपिसोड नंबर 3। आप ये नवल सूर्या नवल सिर्फ यूट्यूब चैनल पर मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3। मैं आपको कोई खैर नहीं दे रहा बल्कि अपना हक अदा कर रहा हूँ। आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी। वो इस औरत की ज़हनी हालत समझ सकता था, इसीलिए इसने अपने लहजे को बेहद नॉर्मल रखा। खान वो कुछ और भी कहने वाला था जब इसे पीछे से आयरा की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से अलविदाई कलमात अदा करता कमरे में आया तो आयरा अभी तक खौफ से कपकपा रही थी। वो जल्दी से इसके पास आते हुए इसे थाम कर अपने सीने से लगा चुका था। शायद खुद को अकेले कमरे में पाकर वो खौफजदा हो गई थी, लेकिन रात जो कुछ इसके साथ हो चुका था, इसके बाद इसे अकेले छोड़ना फिलहाल बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। इसने सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर लिया था। आजकल वो लोग नाश्ते की फिक्र में हल्का नहीं होते थे, बल्कि तैयार होकर अपने कमरों से निकलते थे। वो टेबल सेट कर रही थी जब वो चारों ही बारी बारी बाहर आए थे। इस दिन के बाद से अब तक ज़ारिक इसे मुसलसल इग्नोर कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि ज़ारिक इसे बिल्कुल ही बात करना छोड़ चुका था। शुरू में ऐसा नहीं था। इसे यहाँ आते आज 5 दिन हो चुके थे। वो ज़ारिक का रवैया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। वो इससे कोई काम भी नहीं कहता था। कल वो रात का खाना खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे जब ज़ारिक ने इसे मुखातिब किए बगैर कहा था, आज चाय नहीं मिलेगी। वो फ़ौरन ही चाय बनाने के लिए उठ गई थी, लेकिन इसके जहन में ये बात भी थी कि ज़ारिक इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। शायद वो अपने सारे दोस्तों के बीच इसे मुखातिब करने में कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन बंद कमरे में भी इसका रवैया अजीब सा था। ज़ारिक जब तक कमरे में नहीं आ जाता था वो सोती नहीं थी, लेकिन वो कमरे में आकर इससे मुखातिब किए बगैर साइड पर करवट लेकर सो जाता था। पहले 2 दिन तो ज़ारिक का रवैया इससे इतना अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब यूँ अचानक से बदल जाना इसे अजीब लग रहा था। वो इन सब चीज़ों को महसूस करने लगी थी। अब दिन में इसकी खातिर घर वापस नहीं आता था। इसका सारा दिन घर पर ही गुजरता था। हाँ, तबरेज़ जल्दी आ जाता था। हालांकि शजर का काम भी ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस तरह दिन में घर पर रहना इसे मुनासिब नहीं लगता था, क्योंकि वो उम्र में शजर से भी छोटी थी। अगर वो भी तबरेज़ की तरह कोई बच्चा होता तो यकीनन कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अपनी हदूद जानता था। आजकल ज़ारिक और अज़ीक दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे थे। हर वक्त लैपटॉप में घुसे किसी से बात करते रहते। 24 घंटे इनके डिस्कशन चलती रहती थी। कभी इशारों में बातें होती तो कभी छत पर चले जाते और कभी बैलकनी पर खड़े होकर डिस्कस कर रहे होते। इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा है। वो दोनों एक ही जगह काम करते थे। मुमकिन था वो अपने काम के सिलसिले में कुछ डिस्कस कर रहे हों, लेकिन हर वक्त की डिस्कशन इसे समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ज़ारिक के रवैये ने भी इसे उलझा कर रख दिया था। ये नहीं था कि वो इस पर सख्ती कर रहा था या फिर इसे नापसंद करता था, बस इसे इग्नोर कर रहा था, या शायद इग्नोर भी नहीं कर रहा था, बस मसरूफ़ हो गया था। यार, मार्केट में नया फ़ोन आया है, तूने देखा? छुट्टी का वक्त था। वो चारों एक साथ बैठी थी जब ज़मरा ने अपने फ़ोन पर कोई नया मॉडल का फ़ोन दिखाया था। जानू औकात से बाहर है, 3,70,000। ज़ारा ने अगले ही लम्हे स्क्रीन उल्टी कर दी थी। वो हरगिज़ महंगी चीज़ें नहीं देखना चाहती थी जो वो अफोर्ड ना कर सके। अरे यार, हमारी औकात से बाहर है, इसी के औकात से बाहर थोड़ी है। ये तो अभी अपने बाबा को फ़ोन घुमाएगी और ये फ़ोन हासिल कर लेगी। ज़मरा ने स्क्रीन वापस सीधी करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ये फ़ोन। ज़रमिश नाराज़गी से बोली, फ़ोन नहीं चाहिए या अपने बाबा से बात नहीं करनी? यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे
बाबा तुझसे इतना प्यार करते हैं, तू उन्हें इग्नोर क्यों करती है? तेरे बाबा ने तेरे लिए पाकिस्तान के सबसे महंगे और ब्रांड के कपड़े और जूते भेजे, तेरे अकाउंट में लाखों के हिसाब से अमाउंट ट्रांसफ़र करवाते, और एक तू है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर वो अपनी तरह से कुछ बेच रहे हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना इनको बस अपने पैसे की नुमाइश करनी है का बहुत शौक है। कोई प्यार नहीं करते मुझसे। वो तंग आकर बोली तो तीनों इसे घूरने लगी। बाप कभी नुमाइश में इतना कुछ नहीं करता। बाप बस चाहता है कि इसकी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी हो। ज़मरा ने इसे समझाना चाहा। ओ यार, मुझे ये ज्ञान नहीं सुनना। वो इग्नोर करते हुए सामने दरख्त की तरफ देख रही थी, जहाँ से अचानक गिरने वाला परिंदा ज़मीन पर बहुत ज़ख्मी हालत में था, और वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ी हो गई। या अल्लाह, वो परिंदा नीचे गिर गया। यार, वो भागते हुए इस दरख्त के नीचे आई थी जहाँ पर ज़मीन पर पड़ा परिंदा तड़प रहा था। वो कोई छोटा सा परिंदा क्या बच्चा था जो शायद अभी उड़ना नहीं जानता था। यार, इसे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो परेशानी से कह रही थी। हाँ, इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर मिस जरमिश साहिबा, हम परिंदों के डॉक्टर हरगिज़ नहीं बनेंगे। हमने इंसानों का डॉक्टर बनना है, तो इस परिंदे को यहीं रहने दे। ज़ारा ने इसे समझाते हुए कहा, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? यहाँ इसे ज़मीन पर कोई जानवर खा जाएगा या चुंटियाँ लग जाएंगी। इसके ज़ख्म पर हटो पड़े। मैं इसके लिए कोई दवाई पूछती हूँ सर से। अल्लाह, ये कितनी तकलीफ़ में है। वो परेशानी से इन्हें वही छोड़कर तेज़ी से लैब की तरफ भागी थी। सर प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ये परिंदा ऊपर दरख्त से नीचे गिर गया है। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसे बहुत चोट लगी है। इसे कोई दवाई लगा दे जिससे इसका ज़ख्म बढ़ जाएगा। वो तकरीबन भागती हुई इसकी तरफ जा रही थी जब सामने से आते अर्जिक को देखकर रुक गई। वो हैरत से इसका चेहरा देख रहा था, आंखों में परेशानी और चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लिए वो अपने हाथ इसके सामने खोल चुकी थी। इसकी हालत ऐसी थी कि बस अभी वो रो देगी। अर्जिक ने एक गहरी नज़र इस पर डालते हुए इसके सामने अपना हाथ फैला दिया। वो अगले ही लम्हे वो परिंदा इसके हाथ में रख चुकी थी। वो छोटी सी चिड़िया थी। मिस जरमिश, इन परिंदों का इलाज इन दवाइयों से नहीं बल्कि मिट्टी से होता है। वो कहते हुए वहाँ नीचे की तरफ जाने लगा तो वो भी तेज़ी से इसके पीछे पीछे आई थी। क्या मतलब सर? इन परिंदों के लिए कोई दवा नहीं है? वो परेशानी से पूछने लगी, जबकि अर्जिक के पास इसका कोई जवाब ना था, क्योंकि वो कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल का टीचर नहीं था। इसने वहीं बैठते हुए ज़मीन से ज़रा सी मिट्टी उठाते हुए इस परिंदे के ज़ख्म पर लगाना शुरू कर दी। जबकि वो हैरत से इसे देख रही थी। इसे थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। वो परिंदा इसकी छोटी सी मुट्ठी में रखते हुए बोला तो वो भीगी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट इसके दिल में हलचल मचा गई थी। थैंक यू सो मच सर, अब ठीक हो जाएगी ना? इसने इसे देखते हुए सवाल किया। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह अब ये ठीक हो जाएगी। आप इसे वापस वहीं पर छोड़ें जहाँ पर ये थी। और वो इसे कहते हुए इसके मासूम चेहरे से नज़र चलाते ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा जारिक इसे काफ़ी गुस्से से घूर रहा था। वो परिंदा गिर गया था, ज़ख्मी हो गया था, मैंने सिर्फ इसकी मदद कर रहा था, इसने इसे देखते हुए बताया तो इसने हैरत का इजहार करते हुए मुंह बनाया था। बेटा, अगर मैं अपनी बीवी पर ध्यान देने से मिशन से तवज्जो हटा सकता हूँ, तू भी अपने ख्वाबों की रानी पर ज़्यादा फोकस ना कर।
तेरे लिए बेहतर रहेगा। अरे यार, वो सिर्फ एक लड़की है, मेरी बीवी थोड़ी है जो मैं इससे दूर रहूँगा। तू तो मेरी त्वचा हटेगी नहीं। वो बोला तो ज़ारिक का दिल चाहा कि इसको मुक्का मार कर इसका चेहरा सजा दे। अगर आज के बाद वो मुझे तेरे आसपास नज़र आए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरा दोस्त है। हमने वादा किया है कि एक दूसरे से कि हम अपनी अपनी वाली पर ध्यान इस मिशन के बाद देंगे। मेरी मासूम सी बीवी की शक्ल देखी है तूने, कैसे उदास घूम रही थी। क्या सोचती होगी अकेले में मौका पाकर इसके करीब चला गया, और अब वो नहीं सोचेगी यार रात में भी तो इसके साथ अकेला ही होता है ना। और वैसे भी मैंने तुझे इस पर तवज्जो देने से मना नहीं किया, बस ये कहा है कि देख थोड़ा वक्त सब्र कर ले। क्या तू नहीं जानता लड़कियों का नशा ऐसा है कि ना कि बड़े से बड़े इंसान का ईमान डगमगा जाए। और तो फिर भी तेरी हक हलाल की बीवी है। या देख यार, इन सब चीज़ों के बाद ना बीवी और डिमांड करती है कि इससे का हस्बैंड इसको तवज्जो दे, इसको वक्त दे। ये तो सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तेरा एक मकसद है, और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने ही तो रह गए हैं, और फिर तू भाभी को खुलकर टाइम भी दे पाएगा और तेरी लाइफ भी एकदम सेट हो जाएगी। तो क्या चाहता है तू इस मिशन के दरमियान भाभी को इग्नोर करे नहीं ना, तो थोड़ी सी पहल कर ले। इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा, सब्र करने की बात कर रहा हूँ। इसके घूमने पर बड़बड़ा कर बोला था, ठीक है मैं मान रहा हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी कान खोल के सुन ले। मुझे इसकी शागिर्द के आसपास नजर आया तो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर इसे वार्न कर रहा था। मैं नहीं गया था इसके पास, वो खुद आई थी मेरे पास। वो इसे थोड़ा समझाता हुआ बोला, ओ मेरी बीवी बेचारी मासूम है, शर्माई सी खुद को आने से ही शर्माई सी खुद तो आने से रही। वो गुस्से से कहता सीढ़ियाँ उतरने लगा तो इसके साथ ही उतरा था क्योंकि अब उन्हें घर जाना था। चलो जी, मिट्टी लगाने से अगर ये ठीक हो जाती है तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी हैरान हूँ सर ने तुम्हारी बेवकूफ़ी पर कैसे साथ दे दिया। अब क्या करना है इसका। रमज़ा इसे देखते हुए बोली तो इसने पहले तो रमज़ा को घूरा और फिर इग्नोर करते हुए ज़मीन पर इसी जगह को देखने लगी जहाँ वो गिरी थी। वो हरगिज़ इसे यहाँ छोड़ने वाली नहीं थी। रुको, तुम लोग मेरी हेल्प करना। दर्द के ऊपर चढ़ने में हम इसे इसके घोंसले में डाले आएंगे। वो उन्हें देखते हुए बोली तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तेरा दिमाग ख़राब है क्या? क्यों ऐसी उल्टी सीधी बेवकूफ़ियों जैसी हरकतें करी है? जल्दी कर, हमने घर जाना है। इसे यहीं पर छोड़ दो। और इसे समझाते हुए बोली जब इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो इसे हरगिज़ छोड़कर नहीं जाने वाली। अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे इतराज़ नहीं है। वो कहकर ऊपर की तरफ देखने लगी तो वो तीनों मजबूर हो गए। ओके तो नीचे बैठो, मैं इसे सहारा देकर ऊपर करती हूँ। और ज़ारा प्लीज़ तू ध्यान रखना ये गिर ना जाए। रमज़ा इन तीनों को कहकर ऊपर चढ़ने में राज़ी हुई तो वो खुशी खुशी ऊपर इस दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। चढ़ना इतना मुश्किल हरगिज़ ना था। इसने बहुत एहतियात से परिंदे इस घोंसले में रख दिया, फिर इनको थम अप्स दिखाते हुए बताया कि अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। जब अचानक ही इसका हाथ टहनी से फंसा
फिसला था और वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगी तो इन तीनों के भी हाथ पैर फूल गए थे। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, इसका सर फट जाता, किसी मजबूत बाहों ने इसे थाम लिया था। वो दोनों तेज़ी से पीछे उतर रही थी जब सामने इन चारों को उल्टे सीधे पंगे करते हुए देखा। वो दरख्त पर क्यों चढ़ रही थी इसे समझ नहीं आया, जबकि जारिक ने अज़ीज़ के कंधे पर हाथ रखा और इन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। वो बढ़ने को तैयार भी था जब अचानक इसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी तो वो दरख्त के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। अब अज़ीज़ अपने आप पर कंट्रोल ना रख सका। वो चीख कर ज़मीन पर गिरती, अपने कोई ना कोई हड्डी तो तुड़वा लेती जब इसने आगे बढ़कर इसे थामा लिया था। इससे पहले वो ज़मीन पर गिरती, इसकी गोद में आ गिरी थी, जबकि वो इतनी ही देर में यूं ही आंखों से चलाते हुए सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने इसे बचा लिया, वरना यकीनन कोई ना कोई हड्डी तो ज़रूर टूट जाती इसकी बेवकूफ़ी की वजह से। ज़मरा ने इसे बाजू से पकड़कर ज़मीन पर खड़ा करने में मदद की थी, जबकि अब तक कांपते दिल पर हाथ रखे कभी अपनी सहेलियों को देख रही थी तो कभी सामने खड़े सर अज़ीज़ को। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बचा लिया। वो इसका शुक्र अदा करते अपने ड्राइवर की तरफ मतवज्जा हुई जो बाहर आ चुका था। आप तो हॉस्टल में रहती हो, फिर ये ड्राइवर क्यों लेने आता है आपको? वो पूछना नहीं चाहता था, लेकिन काफ़ी दिन से इसने ये चीज़ नोट की थी। सर इसके डैडी बहुत इनसिक्योर हैं, उन्होंने इसके लिए ड्राइवर रखा हुआ है। हालांकि वो खुद तो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल से कराची में इसको पढ़ने के लिए राज़ी हुए हैं, इसे पढ़ाई के लिए राज़ी हुए हैं। वो तो इसके लिए गार्ड भी रखना चाहते थे, लेकिन इसने बड़ी मुश्किल से इन्हें मना किया। ज़ारा ने तफसील से बताया, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाते पीछे खड़े जारिक की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो अजीब निगाहों से इसे देख रहा था। चले, वो जारिक के पास आते हुए बोला तो इसने दांतों की नुमाइश की थी। हाँ जी बिल्कुल चलें, लैला मजनू का तो सीन ख़त्म हो चुका है, अभी यहाँ रहकर हमने क्या करना है? वो तंज़िया अंदाज में कहता बाहर निकला था, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाया इसके पीछे पीछे आया था। वो गिनने वाली थी, मैंने सिर्फ इसको बचाया था और मैंने कुछ नहीं पूछा आपसे। अज़ीज़ सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मुझे तो पता ही नहीं है कि बेशक आप मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका सारा इसी लड़की की तरफ है। डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर इसकी वजह से हमारा मिशन पर कोई असर पड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके गाल थपथपाते बिल्कुल इसके अंदाज में बोलता था, जबकि अज़ीज़ नफ़ी में सर हिलाए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया था। इसे खुद भी समझना चाहिए इसकी सिचुएशन। वो शादीशुदा होकर भी कुंवारों की ज़िंदगी गुजार रहा है, इतना गुस्सा तो बनता है इसका। 4 दिन गुजर चुके थे, वो ऑफिस नहीं आ रही थी और ना ही इसका फ़ोन उठा रही थी, बल्कि इसे तो ब्लॉक कर चुकी थी। इसकी बेचैनियाँ हद से बढ़ रही थी। अभी खान साहब और इसकी फैमिली अपनी तरफ से तसल्ली कर रहे थे और अभी रिश्ता पर पूरी तरह से हामी नहीं भर रहे थे, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स था, क्योंकि वो जानता था कि इस रिश्ते से इनकार का कोई चांस नहीं है। मम्मा पापा वापस जाने की बजाय यहीं पर थे और आज वो इस रिश्ते को फाइनल करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले वो अपनी बेकरारियों को समझ नहीं पा रहा था। इसने फैसला किया था वो दोबारा यूं बेवजह इसके घर नहीं जाएगा, लेकिन वो खुद भी तो ऑफिस नहीं आ रही थी। वो इसे देखना चाहता था, इससे मिलना चाहता था, लेकिन मजाल थी जो ये लड़की इसकी
सिचुएशन को या फिर इसकी बेकरारियों को समझने की कोशिश करें। यहाँ ऑफिस नहीं आती, हो सकता है अस्पताल जाती हो। राइक ने अपने सामने बैठे अरहम से कहा और इसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है वो अस्पताल जाती हो। अब तुमने यकीनन अस्पताल जाना होगा, लेकिन मेरे यार अस्पताल जाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए और तेरे सारे ज़ख्म बच चुके हैं। कोई बात नहीं, बढ़ गए हैं तो क्या हुआ, फिर से हो जाएंगे। इसने कहते हुए अपना हाथ साथ वाले शीशे की खिड़की पर दे मारा तो वो लम्हों में इसका हाथ लहू लुहान हो गया। अरहम इसे देखकर ठीक से हैरत का मुजाहरा भी ना कर पाया। जब वो उठकर खड़ा हुआ, यार चल, बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी जल्दी तेरी भाभी से इलाज करवाते हैं, वो कहकर बाहर निकला, जबकि अरहम तेजी से इसके पीछे भागा था। यह आदमी प्यार में पूरा पागल हो चुका था। इसे किसी चीज़ का होश ना था। पता था तो सिर्फ इतना कि इसके दिल में एक लड़की आ चुकी है जो अब कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो हमेशा इसके लिए अपने दिल में किसी कोने में कैद करने का इरादा रखता था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये आदमी पागल हो चुका है। आपने गलत इंसान को प्यार में डाल लिया। अल्लाह जी, ये आदमी खुद तो पागल है, मुझे भी साथ में पागल कर देगा। वो इसके पीछे भागते हुए पहुंचा आया था, जबकि वो ड्राइविंग सीट पर संभालने की बजाय साथ वाली सीट पर बैठा था। यकीनन गाड़ी इसने अधम से चिलवानी थी। जल्दी चल यार, खून निकल जाएगा मेरा, वो इसे देखते हुए बोला, जबकि अरहम हड़बड़ाहट में गाड़ी स्टार्ट करता फुल स्पीड में रोड पर डाल चुका था। सर, आपके हाथ में तो मेरे ख्याल में कांच चला गया है। आप बैठे, अभी आपको मरहम पट्टी कर दी जाएगी। डॉक्टर अभी मसरूफ़ थी। इसी दिन वाली वो वार्ड बॉय ने इसे देखते हुए कहा, तो जब इसने सर हाँ में हिला दिया। अच्छा, तो आपको एलोवीना से इलाज करवाना है? बैठे, वो अंदर ही है, मैं इसे बताता हूँ आपके बारे में, कि वो कहकर अंदर चला गया। जब इसने अचानक ही इसे गिरेबान से पकड़कर वापस अपनी तरफ खींचा था। वो हैरत से इसे देख रहा था। तुम लोग अपने घर में बहन को क्या कहकर बुलाते हो? वो हैरत से इसे देखने लगा था। यकीनन इसे अजीब सवाल पर पास खड़े अरहम को भी झटका लगा था। छोटी का नाम से बुलाता हूँ, बड़ी को बाजी कहता हूँ। वो परेशानी से इसे बताने लगा था, लेकिन इसको दोबारा क्या पड़ा था ये इसे समझ नहीं आया था। आज से छोटी को भी बाजी कहकर बुलाना। एलोवीना भी तेरी छोटी बहन है, ये बात याद रखना। वो इसका गाल थपथपाते हुए बोला, तो इसकी बात को मतलब समझकर जहाँ अरहम ने सर पकड़ा था, तो वही वो तेज़ी से सर हाँ में हिला गया। जी सर, मैं अंदर से एलोवीना बाजी को बुला कर लाता हूँ। वो आज पूरी 3 दिन के बाद आई हैं, शायद बीमार थी। और ये तो आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको आज मिल जाएंगी, वरना इसका काम नाइट ड्यूटीज़ में होता है। वो दिन में कम ही अस्पताल में आया करती हैं, या फिर किसी डॉक्टर को अपने साथ डॉक्टर अपने साथ रखता है, वो फिर आ जाती हैं। हाँ बस ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जानना, इसकी बात काटते हुए बोला, जबकि वो हाँ में सर हिलाता अंदर की तरफ चला गया। यार तेरा कोई श्रू ढीला है, या प्यार मोहब्बत में पड़ने के बाद इंसान की ये हालत हो जाती है। शुक्र है अल्लाह का, मैं इन चीज़ों से दूर ही से सोच रहा था, तेरे जैसा बोरिंग इंसान अगर प्यार में पड़ सकता है तो मेरे जैसे इंसान को भी प्यार करने का पूरा हक है। लेकिन तेरा पागलपन देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ये प्यार मोहब्बत को निकाल कर अम्मी की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लेनी चाहिए। तू अपने पागलपन के चक्कर में मेरे लव मैरिज के सारे ख्वाब तोड़ देगा। अरहम अफसोस से बोल रहा था, जबकि आरिक से अक्सर लिए इसे नज़रअंदाज किए
एलोवीना का इंतज़ार कर रहा था अपने इलाज के लिए। एलोवीना तकरीबन 2 मिनट के बाद इस वार्ड बॉय के साथ बाहर आई थी। बस इसे पता था कि बाहर एक आदमी बहुत ज़ख्मी है। इसने ये बताया ही नहीं था ज़ख्मी कौन है। अपने सामने सारिक को ज़ख्मी देखकर इसे गुस्सा आया। इसका दिल तो हरगिज़ नहीं चाह रहा था इससे बात करे, लेकिन इसका खून बहता देखकर वो परेशानी से इसके करीब आ गई और इस इंसान की वजह से वो इंसानियत से मुंह नहीं फेर सकती थी। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए आप यहाँ बैठे, मैं आपकी पट्टी बांधती हूँ। वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोली तो अगले ही लम्हे जारिक इसके इशारे वाली जगह पर बैठ गया था। सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा सर पर रखे वो ऊपर सफ़ेद रंग का ही लैब कोट पहने हुए थी, जबकि लैब कोट के ऊपर एक बैज भी लगा हुआ था। वो इसे पहले भी इस देख चुका था, लेकिन हर दफ़ा इसे नई और डिफरेंट लगती थी। तुम्हारे घर वालों ने क्या फ़ैसला किया? फिर कब तक शादी रख रहे हैं वो लोग? राइट इससे बात करने के लिए पूछने लगा। हालांकि ये सारे मामला तो इसके अम्मा अब्बा ने संभालने थे, ये वो भी जानता था। जबकि अरहम इन्हें एक साथ बैठते देखकर फोर्ट बॉय के पास से जा चुका था। मुझे ना आपसे शादी करनी है, आप मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ शादी करने से बेहतर है मैं कुंवारी रहूं। मैं सब घर वालों को बता दूंगी, आप फिक्र ना करें। जो आपको लगता है ना आप इस तरह से मुझे ब्लैकमेल करके मुझे ज़बरदस्ती शादी कर लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। देख लीजिएगा आपका बांडा फोड़ती कैसे हूँ। वो गुस्से से इसे वार्न कर रही थी, जबकि वो कंधे झुकाए जैसे इसे फ्री हट दे चुका था। जो करना है कर लो डार्लिंग, तुम्हें जो करना है तुम बेफिक्र होकर अपनी तरफ से करो। आखिर तुम्हारा अभी पूरा हक बनता है कोशिश करने का। मैं मेहनत मोहब्बत में अगर कुछ भी करने को तैयार हो तो तुम भी अपनी मर्जी करने की मालिक हो। तुम ये शादी नहीं करना चाहती, अपने घर वालों को बता दो मैं ये शादी करना चाहता हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा ये शादी करने की, और मैं कैसी कैसी कोशिश करूँगा ये तुम जानती हो। आखिर तुम्हें पता है कि मेरे पास एक और वीडियो है जो मेरे ऑफिस के रूम की है, जहाँ पर मैं तुम्हारे लबों को चूम रहा हूँ। और अगर ये वीडियो गलती से भी तुम्हारे बाबा के पास जाती है, जो कि काफ़ी सख्त किस्म के इंसान मालूम होते हैं, तो यकीनन वो तुम्हारे नकाब पढ़ाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। यार मैं तो सोच रहा हूँ फजूल के लंबे चौड़े चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने बाबा को बता दो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, और वो वीडियो भी दिखा देना, हम सादगी से निकाह कर लेते हैं। शट अप, आप मुझे फजूल में ब्लैकमेल करना बंद करें। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आपने जो करना है कर लें। मॉन्स्टर कहेंगे, वो गुस्से से कहती इसकी अधूरी पट्टी छोड़कर अंदर चली गई, जबकि वो अरे अरे करता रह गया। एक लम्हे के लिए इसे इस पर तरस सा आया। वो इस मासूम दिमाग के साथ खेल रहा था, न जाने वो किस किस की तरह ज़हनी दबाव का शिकार थी। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। अगर वो मज़ीद किसी तरह की ज़हनी दबाव का शिकार रहती तो इसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। इसका इरादा वापस अंदर जाने का था, लेकिन अचानक इसका फ़ोन बजने लगा। कासिम बाबा का नंबर देके एक लंबी सांस खींचते हुए इसने फ़ोन अटेंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कासिम बाबा, कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोला। वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं, तबीयत भी ठीक है। तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है। इनका अंदाज़ काफ़ी खींचा सा, यकीनन वो इससे नाराज़ थे। जी कासिम बाबा कहें, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो अस्पताल से बाहर निकलता इसका इरादा एलोवीना से दोबारा मिलने का था, लेकिन कासिम बाबा की नाराज़गी भरी आवाज़ सुनकर इसने अपना इरादा बदल लिया था।
हमारी पोती की तरफ से कागजात मिले हैं, वो तुमसे तलाक चाहती है। अगर तुम आसानी से इसे तलाक नहीं देते तो वो खुला का केस करेगी। कासिम बाबा ने जैसे तफसील बताई थी, अब वो इनकी परेशानी की वजह समझ रहा था। खैर ये अभी अच्छा है, इधर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और उधर इसकी बचपन की मलकूहा इसे तलाक चाहती है। तो आप क्या चाहते हैं कासिम बाबा? मेरा मतलब है, मैं तो आपकी मर्ज़ी पर ही करना चाहता हूँ। जो आपका फ़ैसला होगा वो मेरा फ़ैसला हो। अगर वो तलाक चाहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़बरदस्ती इससे रिश्ता बांधना चाहिए। हमारे ख़ानदान में तलाक़ें नहीं होती। अगर तलाक ही होनी थी तो अलमीर दरानी फ़िज़ा को तलाक देता। वो जब तक ज़िंदा रही इसके नाम के साथ ज़िंदा रही। अलमीर दुरानी ने अपनी तलाक ना दी थी और अब भी तुम भी इसे तलाक नहीं दोगे। मत बोलो, तुमने हमसे वादा किया है, तुम्हारी शादी के लिए इसके लिए राज़ी होते हैं। हम तुम्हारी शादी के लिए इसीलिए राज़ी हुए हैं क्योंकि तुम हमारी पोती को हमारे पास लाओगे। अब ये फ़ैसला तुमने करना है कि तुम हमसे रिश्ता रखना चाहते हो या अपनी मर्जी करना चाहते हो। वो गुस्से से कहते हुए फ़ोन काट चुके थे, जबकि राइक मुठ्ठियाँ बीच कर रह गया था। वो क्यों इसे एक ज़बरदस्ती रिश्ता रखने पर मजबूर कर रहे थे, हालांकि वो जानता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था। बहुत बड़ा मसला हो गया है खान। कासिम दुरानी के पोते ने तलाक देने से इनकार कर दिया। वो कहता है वो सारी ज़िंदगी इसको अपने काम में रखेगा लेकिन तलाक नहीं देगा। लगता है हमें खुला के लिए केस करना पड़ेगा। आज बहुत दिनों के बाद बलास खान का फ़ोन आया और इसकी बात सुनकर खान साहब बहुत परेशान हो गए थे। देखो बलास खान, मैं इन सब चीज़ों में अपनी बेटी को शामिल नहीं करना चाहता। मेरी बेटी को बीच में डाले बगैर ये सारा किस्सा हल करो। मैं अपनी बेटी को किसी तरह कोई परेशानी नहीं देना चाहता। पहले इतना अच्छा रिश्ता, वो लड़का करोड़ों की जायदाद का मालिक, मेरी बेटी राज करेगी। यहाँ कराची में इसका बहुत बड़ा दफ्तर है। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेने दूंगा। जितना जल्दी हो सके इस मामले को हल करने की कोशिश करो। वह कहते हुए फ़ोन काट किया, जबकि दूसरी तरफ बलास खान भी परेशान हुए थे। दरवाजे पर दस्तखत हुई तो इसने फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला। वो इस वक्त तबरेज़ के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी, जहाँ इसके कोई फेवरेट कार्टून की फिल्म्स आ रही थी। कोई भी मसरूफियात ना होने की वजह से वो भी आराम से बैठकर फिल्म देखने लगी थी। जब दरवाजे पर होते दस्तखत पर तबरेज़ अलर्ट हुआ और इसे बिठाकर खुद दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा खोलने लगी तो जब ज़ारिक को अंदर दाखिल होते देखा, इसने एक नज़र इसके उदास से चेहरे को देखा था और फिर से अगले ही लम्हे झुककर इसके लबों को चूमकर आगे बढ़ गया। इसकी ये बाकी जसारत इतनी बेसाख्ता थी कि जहाँ वो हैरत की तस्वीर बनी इसे देख रही थी, वहीं दरवाज़ा बंद करता पर अज़ीज़ का अचानक दाखिल हुआ तो वो घबरा कर पीछे हटी। वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ इसे सलाम करते आगे बढ़ गया था, जबकि इसका दिल अभी तक धक धक करता काबू से बाहर था। एरा की आँख खुली तो अज़बिक कमरे में था। इस वाक़ये को एक हफ़्ता गुजर चुका था, जबकि फिर भी वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ इसे घेरे हुए था। वो चाह कर भी इससे डर से खुद को बचा नहीं पा रही थी। वो बेड से उठते हुए अलमारी के पास ही अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई थी। नहा कर वापस निकली तो अज़बिक कमरे में ही था। आज जाओ, जाना, नाश्ता कर लो, फिर सोच रहा हूँ आज कहीं बाहर चलते हैं। वो पीछे एक हफ्ते से बहुत नॉर्मल मूड में था, ना गुस्सा करता था, ना ही बेवजह कोई ताना, ना उल्टी सीधी कोई बात। वो ख्याल रख रहा था, इसका एक लम्हा इसके साथ रहता था। अज़बिक एक हफ्ते से काम पर भी नहीं जा रहा था, जबकि वो इसके इतना ख्याल रखने पर मज़ीद शर्मिंदगी की गहराइयों में गिरती चली जा रही थी।
खान, आज आप अपने काम पर चले जाएं। मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रख लूँगी। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। वो इसके पास बैठते हुए बोलने लगी, वो सब इतना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। वो नवाला बना के इसके मुंह में डालते हुए बोला तो कितने ही लम्हे कुछ ना बोल पाई, बस इसका चेहरा देखती रही। वो इस इंसान से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि इसने शादी की रात इसके साथ बदसलूकी की थी। वो अपनी की गलती को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती थी। वो हमेशा हर जगह खुद को मजलूम समझती आई थी। इसे लगता था जुल्म सिर्फ इस पर होता आया है। इसे लगता था नाइंसाफ़ी सिर्फ इसके हिस्से में आई है। लेकिन एक हफ्ते से इसे एहसास हुआ था कि असल जुल्म तो अज़बिक पर हुआ है था। जानी कैसे कैसे कहते हैं, ये तो इसे अभी पता चला था। एक हफ्ता पहले इसे पता चला था दरिंदा वहशी हैवान क्या होता है, इज़्ज़त लूटना किसे कहते हैं, आबरू का छिन जाना क्या होता है। वो इस इंसान पे इल्ज़ाम लगा गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम की खातिर इसने अपना आप गिरा दिया था। ये शख्स तो मोहब्बत करता था इससे, इसके लिए जान दे सकता था, इसके लिए लड़ रहा था। वो सबको मना रहा था। वो इसके लिए नाजायज़ गंद थी, सिवाय इसके वो मोहब्बत करता था। वो इसके लिए पकीज़ा थी। वो खुद इसे गंदा कर गई थी। इसके कदार पर कीचड़ उछाल गई थी। जो कुछ अज़बिक इसके साथ कर रहा था वो कुछ भी नहीं था। वो पल पल मौत रिज़र्व करती थी। वो इंसान अगर इसे जान से भी मार देता तो वो उफ तक करने का हक भी नहीं रखती थी। वो इससे नफ़रत का दावा कर रही थी। वो इसे मसलसल देखे जा रही थी, जबकि इसके मुंह में नवाले डाल दिए। अज़बिक ने आबरू चुकाते हुए इस वक्त से दरियाफ्त करना चाहा, वो यूं ही इसे क्यों देख रही है, जबकि अगले ही लम्हे वो इसके पैरों में गिर गई थी। खान, मुझे माफ़ कर दीजिए। खान, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। खान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब एहसास हुआ है आपने क्या कर दिया। आपका नाम हासिल करने की खातिर आपका किरदार उछाल दिया। मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? सिर्फ आपके नाम की खातिर मैंने आपका किरदार बर्बाद कर दिया, आपको दुनिया वालों की नज़रों में जानी साबित कर दिया। हालांकि आप तो ऐसे है ही नहीं। आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं आपके काबिल ही नहीं। आप मुझे कभी अपना नाम ना दें। अब मैं आपका नाम डिज़र्व नहीं करती। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे आप जैसे इंसान का नाम मिले। मैं एक नाजायज़ गंद हूँ। गंदगी ही मेरी पहचान। गंदगी की यही पहचान होती है जो मेरी है। मैं बेनाम व निशान हूँ और मैं ऐसे ही हूँ। ठीक हूँ, मैं आप जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती। मैं हमेशा आपको गलत समझती आई हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि गलत मैं थी, आप नहीं। मैंने इस दिन आपके किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी। आपने किस तरह बर्दाश्त किया होगा वो सब, ये समझे बगैर कि आपसे सिर्फ इसलिए नफ़रत करती आई थी कि क्योंकि शादी की पहली रात आपने मुझसे अपना हक वसूल किया था। हालांकि हकीकत तो ये थी कि इस दिन आप टूट चुके थे। आपको सहारे की ज़रूरत थी, इसीलिए आए थे आप मेरे पास, वरना शायद मुझे जैसे गंद के पास आप भी आना पसंद ना करते। मेरा गलीज़ गंदा वजूद आपके नाम के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपने कहा था ना, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते तब तक जब तक मैं खुद आपसे ना मांगूं, क्योंकि इन लोगों ने आपको आपकी अम्मी की कसम दी है। तो आज मैं खुद आपसे ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए कहती हूँ। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। मैं अब कभी भी आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती इस तल्लुक़ को निभाने के लिए नहीं कहूँगी। आप मुझे आज़ाद करना चाहते हैं। इस रिश्ते से बेहद
बेशक कर दें। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल करती एंड पर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि इसके पैरों में गिरी एरा इसके पैरों पर अपना सर रख हुए थी, जबकि अज़िक अपने पैर हटा लिए थे। यार बस और कुछ, अज़िक बेजारी से बोला और नफ़ी में सर हिलाते अपने आंसू साफ करती। इसके सामने हाथ जोड़ते यूं ज़मीन पर बैठी रही। और कुछ कहना है तो कह दो, जो दिमाग में है सब निकाल दो, नाश्ता खाओ, दवाई ले लो। डॉक्टर कह रहे थे इस हादसे से तुम्हारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से तुम बहुत उल्टा सीधा सोचती हो। देखो लड़की, पागल बीवी के साथ मेरा गुजारा नहीं है। वो इसे देखते हुए बोला तो इससे पहले कि वो उठता, वो इसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींच गई थी और दोबारा बैठ गया। खान, मैं किसी जज्बाती कैफियत में ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सच आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ किया वो सब गलत था। आप मुझे आज़ादी चाहते थे ना। आप मुझे तलाक दे दें, ये सब यही ख़त्म कर दें। मैं सबको खुद ही संभाल लूँगी। आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की। आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें, आपके बच्चे हों, अपनी औलाद होगी, आपका ख़ानदान होगा, आपकी नस्ल होगी। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपकी नस्ल आगे बढ़ा सकूँ। एक नाजायज़ गंध के साथ आप अपनी बीवी, आप अपनी औलाद भी नहीं चाहते होंगे। आप दे दें मुझे तलाक। वो आंसू बहाते हुए बोली, जबकि अज़िक का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। बस, इससे ज़्यादा बर्दाश्त ना हुआ मैं तुम होती कौन हो मुझसे तलाक का मुतालबा करने वाली? एक ही बात बोली जा रही हो। दिमाग पर असर नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह पागल हो रही हो। वो एक झटके से इसके बालों में हाथ डाले इसे अपने बेहद करीब खींच चुका था। तुम किस हक से मुझसे तलाक मांग रही हो? तुम्हें क्या लगता है अज़िक दुरानी किसी की कसमों में बंद कर बैठा हुआ है? मैं चाहूँ तो हर कसम तोड़कर, अगर मुझे जिंदा रिश्तों से कोई मतलब नहीं है तो मैं इस दुनिया में नहीं रही, तो इस दुनिया की भी नहीं रही। इसकी कस्में मुझे क्या रोक पाएंगी? तुम मेरे नकाम में हो क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे नकाम में रहो, और तुम्हें तो कोई मरते दम तक मुझसे अलग नहीं कर सकता। जब तक कोई तलक नहीं है तब हमारे पीछे इतना ख्वार हुआ हूँ, पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़ा था। अब तो तुम मेरी बीवी हो। तुमने सोच कैसे लिया कि 2-4 आंसू बहा कर, बातें चंद करके तुम मुझसे तलाक का मुतालबा करोगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? पूरी ज़िंदगी मेरे नकाम में रहोगी तुम। खबरदार, जो मुझसे तलाक मांगने की जुर्रत भी की, खड़े खड़े गोली मार दूंगा, लेकिन तलाक नहीं दूंगा। अज़िक दुरानी अपनी चीज़ों किसी को भी नहीं देता। तुम तो मेरी मोहब्बत थी, मेरी नफ़रत की पहली और आखिरी हकदार हो। दूसरी शादी मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें अपने नकाम में रखते हुए करूँगा, ताकि तुम असल में वो अजियत बर्दाश्त कर सको जो मैंने की है। मेरे साथ कोई दूसरी औरत तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम मुझसे तलाक मांगकर मेरी दूसरी शादी करवाने के चक्कर में हो, तो ये काम मैंने तुम्हें तलाक दिए बगैर भी कर सकता हूँ। कौन रोकेगा मुझे? हमारे ख़ानदान में ख़ानदानी बीवियाँ छोड़ दी नहीं जाती मिसिस अज़िक दुरानी। अगर ख़ानदानी बीवी छोड़नी होती है तो मेरा बाप ना मेरी माँ को छोड़ देता। इसने मरने ते दम तक अपने नकाम में रखा। जब तक मर ना गई तब तक इसे तलाक नहीं दी। इसे डर था कहीं इसकी बीवी किसी और से शादी करके अपनी सारी ज़िंदगी आसान ना कर ले, कहीं अपनी बुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाए। मेरे बाप ने मेरी बेकसूर माँ को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी माँ बेकसूर थी, बेगुनाह, सारी ज़िंदगी सज़ा काटती रही। तुम तो मेरी गुनहगार हो, और गुनाह भी ऐसा जिसकी माफ़ी नहीं। सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी। तुम तड़प के मुझसे तलाक मांगोगी
तो भी मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा जब तक मेरा अपना मूड नहीं बन जाता, जब तक मेरा दिल नहीं बढ़ जाता। तुमसे अब सदमे से बाहर निकल ही आई थी तो हालत सुधरा लो अपनी। ये रोनी शक्ल इतने दिन देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं। एहसास हो गया है तुम्हें मेरे दर्द का, मेरी तकलीफ़ का, तो तुम्हें भी तो इस तकलीफ़ को पल पल महसूस करना चाहिए ना। जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी है वो तुम्हारे हिस्से में भी आएगी। ये मत सोचना कि मुझसे माफ़ी मांग कर तुम हर जुर्म से बरी इल्ज़ाम हो जाओगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, किसी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगा। माफ़ी के लायक नहीं हो तुम। उठो, अब रोना बंद करो, रोना धोना, और चलो मेरे साथ बाहर। मेरा मूड कहीं बाहर घूमने फिरने का है। अब तुम्हारे अंदर बेशक मेरे नाम का लालच ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस गलतफहमी का शिकार भी मत रहना कि मैं तुम्हें कभी अपने नाम दूंगा या नाम दूंगा। नाम तो तुम्हें मेरा किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सज़ा तुम्हें सारी ज़िंदगी झेलनी होगी। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे पास मेरे साथ रहेगी। तुम सारी ज़िंदगी मेरे पास मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे नसीब में अब आज़ादी लिखी ही नहीं है। वो बेफिक्री के अंदाज में कहता उठ कर खड़ा हुआ, जबकि एरा चाहती थी कि इसके साथ अब इसके लिए सज़ा नहीं है। इसके लिए इतना ही बहुत है कि वो तलाक मांगने के बावजूद इसे तलाक देने को तैयार ना था, बल्कि इसे अपने साथ रखना चाहता था। हाँ, ऐसा सारी ज़िंदगी इसके साथ रह सकती थी, बिना किसी नाम के, बिना किसी निशान के। इसे तलाक नहीं चाहिए थी। वो इस शख्स के साथ रहना चाहती थी, हमेशा रहना चाहती थी। वो इसके गुलाम बनकर रह सकती थी सारी ज़िंदगी, सिवाय तानों और लानतों से। इसे मिला क्या था? इस शख्स ने कम से कम इसे सहारा तो दिया था। वो इसे तलाक नहीं देगा, बस यही सोचकर यही खुशी इसी के लिए काफ़ी थी। इसे और कुछ नहीं चाहिए था। शायद खुदा की तरह से इसके लिए भी ये एक नेमत थी। इसे अजब दरानी का नाम नहीं चाहिए था, अब इसका साथ ही काफ़ी था। वो सारी ज़िंदगी बिना इसके जुल्मों पर उफ के इसके साथ रहने को तैयार थी। वो स्वाद का एक ऊंचा लंबा पहाड़ था जिस पर वो सब ऊपर की तरफ जा रहे थे। यकीनन वो सब यहाँ घूमने फिरने आए थे। यहाँ नीचे कोई पार्क था। वो गाड़ी एक तरफ रोके इसे बाहर निकालने का इशारा कर चुका था। आज इसने पर्पल कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहन रखी थी, जिस पर दुपट्टा सर पर जमा चादर इसके कंधे पर फैलाई हुए आगे से थाम रखी थी। वो बेहद हसीन लग रही थी। किसी तरह का मेकअप बगैर इसने किसी किस्म का मेकअप इसने नहीं किया हुआ था, और ना ही अजीब को पसंद था ये चीज़ें। जब के पैरों में सिंपल से नाजुक से जूते थे जो इन पहाड़ों पर चलने के लिए इतने आसानी दे रहे थे, जबकि अजबिक ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। पैरों में जोगस से। यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन इतना नहीं जितने से बाहर आए लोग समझ रहे थे। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सवात में साल के 12 महीने सर्दी रहती है। हालांकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। पहाड़ों में होने की वजह से ये इलाके काफ़ी सर्द हैं, लेकिन यहाँ पर भी हर वक्त सर्दी का माहौल रहता है। ये सिर्फ सोच ही है, क्योंकि यहाँ भी गर्मी काफ़ी होती है, लेकिन ये चीज़ भी सिर्फ वहाँ रहने वालों को ही समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर से आए लोगों के लिए ये मौसम काफ़ी ठंडा है। हम कहाँ जा रहे हैं खान? अरे इसके साथ चलती चलती अचानक ही पूछने लगी, जबकि आहिस्ता से इसका हाथ थामे सामने पहाड़ी की तरफ चलने लगा। मतलब इसके किसी भी सवाल का जवाब देने से बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना हसीन कपल है। सर, क्या आप अपनी जोड़ी की ड्राइंग बनवाना चाहेंगे? एक औरत ने दूर बैठे बैठे इनसे सवाल किया था, जबकि हाथ में इसने एक कॉपी और पेंसिल रखी थी। यकीनन वो कोई आर्टिस्ट थी जो अपने हुनर
दिखाकर पैसा कमाती थी। आलिया इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर ऊपर पहाड़ी की तरफ देख रही थी, जबकि अचानक ही अजबिक ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए सामने एक पत्थर पर बैठने का इशारा किया। हाँ बनाओ, अच्छी सी तस्वीर बनाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हुनर के मुताबिक रकम दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला तो यकीनन इस वक्त बहुत अच्छे मूड में था। नहीं खान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो इसे देखते हुए हल्की आवाज़ में बोली तो उसे देखने लगा। अब इसमें ऐसा क्या है जो इसे अच्छा नहीं लग रहा? क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा। खान आपका एक एक नक्श बनाएगी, आपके चेहरे को गौर से देख देख कर वो इसे पेपर पर उतारेगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो आंखों में पानी लिए इसे देखते हुए बोली तो अजबक के लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट आई थी। चलिए रीडर्स, इस एपिसोड को इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।